कल से आज तक हाइफा और तेल अवीव दोनों जगहों पर जबरदस्त हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने और इससे काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ खबर यह आ रही है कि हाइफा में और इजराइल के कुछ हॉस्पिटल्स में जो सॉफ्टवेयर है उनको हैक किया है हिजबुल्लाह के लोगों ने। इसके अलावा ब्लिंकन 11वीं बार पहुंचे हैं इजराइल। कहा यह जा रहा है कि ईरान पे जो हमला करने का प्लान कर रहा है इजराइल, उसको डायरेक्ट करने के लिए गए हुए हैं ब्लिंकन। क्या क्या होता है यह देखना होगा। हूथी ने अमेरिका के लिए चेतावनी जारी की है कि अगर आप इसी तरह से हरकत करते रहेंगे तो आपका वही हाल होगा जो वियतनाम में हुआ था। और लेबनान में इजराइल का दावा है कि एक हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह ने 500 मिलियन से ज्यादा का गोल्ड या कैश छिपा के रखा है। क्या है इन सब के पीछे और इससे जुड़ी और क्या खबरें हैं वो सब लेकर मैं हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। एक मजेदार खबर यह आई है कि इजराइल कह रहा है कि लेबनान के एक हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह ने 500 मिलियन का या तो सोना या तो कैश छिपा कर रखा है। यह सुनते ही याद आती है इराक के मरहूम राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन को मारने के लिए अमेरिका ने जो प्लान बनाया था उसमें प्रोपेगेंडा क्या किया था आपको याद है। उनके पास केमिकल वेपन्स हैं, उनके पास ये है वो है। और फाइनली जब सद्दाम पकड़े गए और बाद में उनकी फांसी हुई, उसके बाद ना तो कोई केमिकल वेपन मिला और ना ही कोई ऐसी चीज मिली। दुनिया को बहुत बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन को मारना क्यों जरूरी था, सिर्फ इसलिए कि इराक के तेल और इराक के गेहूं पर कब्जा किया जा सके। बाकी सारी चीजें प्रोपेगेंडा बना के फैलाई गई थी ताकि सारी दुनिया को भरोसा दिलाया जा सके कि हम सद्दाम को अगर मार रहे हैं तो वो दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हैं, केमिकल वेपन से दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हैं। जाने कैसे दुनिया के समझ में नहीं आया कि अगर सद्दाम के पास केमिकल वेपन्स होते तो वो उनको छुपा के क्यों रखता, जंग में इस्तेमाल क्यों नहीं करता। ऐसे ही हिजबुल्लाह से सीधी लड़ाई में कहीं भी इजराइल टिक नहीं रहा है। जहां भी सीधी लड़ाई हो रही है वहां इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है। अगर कल से आज तक की बात देखें तो तेल अवीव के ऊपर हमला हुआ। इजराइल जैसा कहता है वैसा उसने कह दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली जगह पे गिरा, सब इंटरसेप्ट कर लिए गए वगैरह वगैरह। लेकिन हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई वीडियो जारी किए जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वहां तेल अवीव में जो आईडीएफ का इंटेलिजेंस यूनिट है उसका नुकसान पहुंचा है, उस पर सीधा हमला हुआ है। एक और वीडियो जारी किया जिससे पता चलता है कि 8 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। हाइफा के वीडियो जारी किए जहां साफ दिखाई देता है कि हाइफा में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इजराइल इसके बदले में कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इजराइल के पास क्या बचता है? इजराइल वही कर सकता है जो वो हमेशा से करता आया है। वो बेरूत में हॉस्पिटल्स को गिराना चाहता है। वो चाहता है हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दे ताकि हिजबुल्लाह के जो लोग घायल हों उनके इलाज की व्यवस्था ना हो सके। ठीक वही काम जो उसने गजा में किया। हर बार कहा कि इसके नीचे हमास की सुरंग है, इसके नीचे हमास की सुरंग है, इसमें हमास ने ये बनाया है, उसमें हमास ने ये बनाया है। निकला कहीं कुछ नहीं, लेकिन अस्पताल तबाह कर दिए गए। और हालत यह है कि नार्दर्न गजा में खुलेआम जेनोसाइड चल रहा है और सारी दुनिया खामोश बैठी है। यूएन की एक ऑफिसर ने कहा कि सारी दुनिया को शर्म आनी चाहिए जिस तरह का गजा का जेनोसाइड बैठकर सारे लोग देख रहे हैं। अभी कल जो जेनोसाइड हुआ है उसमें 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। एक वीडियो आया जिसको देखकर रूह कांप जाती है। वो वीडियो तो आपको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप कि किस तरह एक बच्चे को चोट लगी थी, घायल हुआ था वो, और उस बच्चे को बचाने की जो कोशिश कर रही थी भीड़, उस भीड़ के ऊपर हमला किया गया और 2 लोगों को मार दिया गया। यही जंग लड़ सकता है इजराइल, मासूमों से, गरीबों से, अस्पतालों से, आम जनता से, रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स गिरा के। ये वाली जंग तो लड़ सकता है, लेकिन सीधी जहां जमीनी लड़ाई होती है वहां कहीं जीतता हुआ दिखाई नहीं देता। लगातार वहां के सैनिक मारे जा रहे हैं और खबर यह आई है कि जो सैनिक एक बार लड़कर वापस आ रहे हैं वो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने खुदकुशी कर ली है, बाकी डिप्रेशन के शिकार हैं। वो दोबारा जाने को तैयार नहीं है। जब आप इंसान होकर
बच्चों और औरतों के ऊपर गोली चलाओगे, बच्चों के सिरों में सीधे सीधे स्नाइप करोगे, औरतों को गोली मारोगे, गर्भवती औरतों को गोली मारोगे, लोगों के घर गिरा दोगे, मासूम इंसानों की जान ले लोगे, तो डिप्रेशन तो होगा ही। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं दिल होता है जो ये सब देख रहा होता है, और वो दिल उसको गालियां दे रहा होता है कि एक आदमी की कुर्सी बचाने के लिए, एक आदमी की तानाशाही के लिए तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। हिजबुल्लाह के जो एमपी हैं लेबनान की संसद में, इब्राहिम अल मुसावी, उनका एक बयान आया है। उस बयान में कल जो मैंने आपको बताया था कि इजराइल कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसआर्म करना पड़ेगा। उसके लिए लेबनान का जो एयर स्पेस है वो पूरा का पूरा आईडीएफ के हवाले करना पड़ेगा। उसी बयान के जवाब में इब्राहिम अल मुसावी, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, उन्होंने कहा है कि इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो हम पे शर्तें लाद सके। सीधा सा मतलब यह है कि यह सारा कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आप जमीन के रास्ते आकर बेरूत पे कब्जा कर लें। आप जमीन के रास्ते 4 कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं, लगातार आपके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लगातार आपके सैनिकों का नुकसान हो रहा है। हाँ, एयर पावर आपके पास मजबूत है, इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं, वो भी ईरान के ऊपर जाकर करने की आपकी हिम्मत नहीं है। ईरान के हमले को लेकर रोज नई नई बातें आ रही हैं। कभी कोई तस्वीर जारी होती है कि मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के बाद हमला होगा। कल रात को अचानक यह हुआ कि जो बेन गुरियन उनका एयरपोर्ट है, वहां से टेक ऑफ रोक दिया गया, मतलब वहां से कोई नई जहाज बाहर नहीं जाएगी। बताया गया कि बस रात में हमला होने वाला है। रात तो बीत गई, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई हमला नहीं हुआ है। खबर यह आई है कि ब्लिंकन साहब 11वीं बार इजराइल आ रहे हैं। पिछले 1 साल में 11 बार वो इजराइल आ चुके हैं और इस बार भी वो आए हैं कोई नया प्रपोजल लेकर सीज फायर का। उधर ब्लिंकन साहब के आने का टाइम होता है और जो अरब मुल्क हैं वो तुरंत मीटिंग शीटिंग करने लगते हैं, क्योंकि मीटिंग ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कल हमास ने जब बयान जारी किया तो कहा कि गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसके लिए अरब के वो मुल्क भी जिम्मेदार हैं जो खामोश होकर सब कुछ देख रहे हैं। अब ब्लिंकन आए हैं सीज फायर के लिए। जब सिनवार को मारा गया तो कह दिया गया कि बस अब तो जंग जीत ली गई। तो अगर जंग जीत ली गई है तो फिर सीज फायर की क्या जरूरत है? जाइए अपने अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा लीजिए। वैसे भी जब से यह जंग शुरू हुई है, जंग लड़ने या इजराइल को बचाने का कोई इरादा इजराइल का नहीं रहा है, न ही अपने अगवा किए हुए लोगों को छुड़ाने का। उसका सिर्फ और सिर्फ एक इरादा है कि वो जाकर गजा को पूरा का पूरा कब्जा करे और वहां पे अपने सेटलर्स को, अपने लोगों को बसाए। जो वीडियो आपने देखा अभी, इसके अलावा भी तमाम वीडियोस आए हैं जिसमें इजरायली नेता लगातार कह रहे हैं कि हमको वहां पर बसना होगा और वहां पर जो लोग हैं उनका वॉलंटरीली माइग्रेशन कराना होगा, यानी अपनी मर्जी से वो छोड़ के चले जाएं। आप बम गिराओ, आप उनके घर बर्बाद कर दो, आप उनके हॉस्पिटल बर्बाद कर दो, आप बच्चों का जीना हराम कर दो और उसके बाद कहो वो अपने मन से चले जाए। नहीं, आप ऐसे हालात बना देना चाहते हो कि वो लोग चले जाएं, लेकिन इस बार वो कहीं जाने को तैयार नहीं है। सिनवार को मार के इनको लगा था कि बस अब तो जंग जीत ली गई, लेकिन बच्चों के जो वीडियोस आए हैं जिसमें वो सिनवार की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनको देख के साफ लग रहा है कि वहां पर हिंसा तब तक नहीं रुक सकती जब तक वहां कोई सोल्यूशन न हो। जो बच्चे अपनी आंख से अपना घर गिरते हुए देख रहे हैं, अपने बापों को, अपनी माओं को मरते हुए देख रहे हैं, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देख रहे हैं, अपने सामने अपने शहर को तबाह होते हुए देख रहे हैं, उनको कोई क्या हिंसा सिखाएगा? उनके मन में इजराइल के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंसा पनपेगी, जिसका मतलब यह होगा कि आप कितना भी दमन करते रहो अगले कई बरसों तक, जब तक आजादी फलस्तीन को नहीं मिलेगी, किसी न किसी रूप में जंग वहां पर जारी रहेगी। उधर ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कुवैत गए हुए हैं। ये यात्रा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और जब वो कुवैत गए हुए हैं उसी समय यूएई के जो शाह हैं वो गए हुए हैं ब्रिक्स की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए और वहां पर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। इसके पहले वो अमेरिका गए थे और बाइडेन से मिलके आए, अब वो जा रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए। उनको पुतिन क्या समझाएंगे और बाइडेन क्या समझाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन यूएई वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा मदद की है इजराइल की लगातार, इसलिए उससे कोई ज्यादा उम्मीद करना बेकार होगा। कुवैत वाली बातचीत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान ये बिल्कुल तय कर लेना चाहता है कि अगर इजराइल कोई हमला करता है तो कम से कम ये जो मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, ये अपना एयर स्पेस या अपना लैंड इनको ना दें।
अब देखिए, ब्लिंकन जो आए हुए हैं, कहा तो यही जा रहा है कि सीज फायर के लिए आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली वो ईरान पर किस तरह का हमला होगा ये तय करने और कराने आए हुए हैं। कल आपको पता है कि अमेरिका से एक पेपर लीक हो गया जिसमें इजराइल की जो तैयारियां थी ईरान पर हमला करने की, वो सारी की सारी लीक हो गई। अब ये पेपर लीक होने के बाद ईरान को अच्छी तरह से पता है कि क्या तैयारियां चल रही हैं और इजराइल को नई तैयारियां करनी पड़ेंगी नए हमले के लिए, क्योंकि पुरानी तैयारियों से अगर वो हमला करेगा तो वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। अब ब्लिंकन समझाने आए हैं या फिर मदद करने आए हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक थ्योरी ये चल रही है कि ब्लिंकन ये समझाने आए हैं कि बड़ा हमला ना करो। उसका कारण है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज फिर डिटेल बता रहा हूं। ईरान ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि अगर इजराइल कोई हमला करता है तो अमेरिका भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार होगा। कारण यह है कि हथियार अमेरिका के, टेक्निक अमेरिका की, सिक्योरिटी अमेरिका की, और अब तो थार्ड जब से भेजा है तब से 100 सैनिक भी अमेरिका के हैं, तो अमेरिका को इसमें शामिल माना जाएगा। अब आप ये पूरा खेल देखिए, इजराइल चाहता था किसी तरह से अमेरिका को शामिल करना, और अमेरिका इस जंग में शामिल होने से बच रहा था। ईरान ने बहुत साफ कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो अमेरिका इसमें सीधे शामिल होने से नहीं बचेगा। अब आप कहेंगे कि ईरान कर क्या लेगा अमेरिका का, कहां तो अमेरिका कहां ईरान, यहां से अगर वो मिसाइलें फेंकेगा तो अमेरिका के शहरों में तो गिरने वाली नहीं। तो बात यह है कि ईरान के आसपास भरे पड़े हैं बेसेस अमेरिका के। अभी कल की बात है कि सीरिया में कौन कौन जो उनका एक बेस है उसके ऊपर हमला हुआ है, उसको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने एक से ज्यादा बार यह क्लियर किया है कि हम अमेरिका को रिस्पांसिबल तो मानेंगे ही इस जंग के लिए, साथ में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हम सीधा हमला करेंगे, जो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाएगी। फिर अमेरिका को पूरी तरह से यहां जंग में शामिल होना पड़ेगा, जो अमेरिका नहीं चाहता है। यूक्रेन वाले मामले में वो पहले ही फंसा हुआ है, लगातार पैसे भी दे रहा है, लेकिन वहां भी सीधी जंग में नहीं शामिल है वहां भी। लेकिन रूस ने बहुत साफ कहा है कि अगर नाटो उसमें आता है तो फिर वो मान लेगा कि यूरोप और अमेरिका भी उस जंग में शामिल हैं और उनके ठिकानों को नुकसान पहुंचाएगा। अब अगर रशिया और ईरान मिलकर खाड़ी और उसके आसपास अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने लगे तो अमेरिका को एक बड़ी ताकत भेजनी पड़ेगी इधर भी और यूरोप में भी, जो अमेरिका के लिए अपनी मुश्किलात पैदा करेगी। इसीलिए एक थ्योरी ये है कि ब्लिंकन साहब ये समझाएंगे कि छोटा मोटा हमला कर लो, बड़ा हमला मत करो। क्लियर हो गया है कल जो पेपर लीक हुए हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत है, और अगर इजराइल ने इस तरह की कोई हिमाकत की तो जाहिर है कि ईरान भी पलटकर हमला करेगा और यह लड़ाई न्यूक्लियर वार तक जा सकती है, जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। और अमेरिका भी फिलहाल कोई न्यूक्लियर वार नहीं चाहेगा। अब लौटते हैं उस बात पर जहां से मैंने बात शुरू की थी कि कहा जा रहा है इजराइल ने बाकायदा वीडियो जारी किए हैं जिसमें वो दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह में एक हॉस्पिटल के नीचे 500 मिलियन के गोल्ड या कैश जो हैं वो रखे गए हैं। अब ये बहाना सब जानते हैं कि ये बहाना सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो हिजबुल्लाह के अस्पतालों पर हमला कर सके, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। मैंने आपको बताया था कि कल इजराइल ने अल-कर्द अल-हसन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उस पर हमला किया था। कल ये कहा था कि हिजबुल्लाह का सारा पैसा इनके पास है। यह हमला हो गया, उसके बाद अल-कर्द अल-हसन ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि जिसका एक भी रुपया हमारे यहां जमा है वो नुकसान नहीं होने वाला, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे पैसे सुरक्षित हैं। अब किसी तरह से इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दे, और साथ में वो चाहता है कि सिविलियंस को इतना नुकसान पहुंचे कि वहां पर कुछ सिविल वार जैसी स्थिति हो जाए। फ्रांस के जो मिनिस्टर फॉर आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी आर्मी के मिनिस्टर हैं, उनका बयान अभी कल आया है कि सिविल वार लेबनान में होके रहेगा, इमिनेंट है, यानी सिविल वार लेबनान में हो जाएगा। दरअसल नेतन्याहू बाकायदा वीडियो जारी कर चुका है, पहले भी कर चुका है। लेबनान में आप जानते हैं कि अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, द्रूज हैं वहां पर सुन्नी हैं, वहां पे शिया हैं, और इसके अलावा वहां पर ईसाई भी अच्छी खासी संख्या में हैं। यह भी आप जानते हैं कि शिया बहुल है वो, ईरान शिया बहुल है, और आसपास के जितनी अरब कंट्रीज हैं, यहां तक कि हूथी वगैरह भी जो हैं वो उस शिया सेक्ट के नहीं हैं और बाकी तो सुन्नी हैं। तो ये शिया सुन्नी वाली लड़ाई करवाने के चक्कर में इजराइल हमेशा रहता है, और वही बात फ्रांस के मिनिस्टर ने भी अपनी तरफ से कही है कि जब ये लड़ाई होगी तो वहां पर सिविल वार हो सकता है। वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि आईएसआईएस बनाकर जब उन्होंने वहां पर
द्रूजों को, ईसाइयों को बर्बाद करने की पूरी कहानी छेड़ी थी, तब भी उनका मकसद यही था कि लेबनान जो है वो पूरी तरह से और सीरिया पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाए। उस समय आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी हिजबुल्लाह ने, और इसीलिए वहां के ईसाई, वहां के द्रूज भी हिजबुल्लाह को बुरा नहीं मानते। कोई ऐसा संगठन नहीं होता जिसके 100% सपोर्टर हों, लेकिन उनके मैक्सिमम सपोर्टर हैं। कल जो पेपर लीक हुए थे उसमें एक पेपर यह भी था कि ईरान में किस तरह से जो विपक्ष है उसको पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। यही काम अमेरिका और इजराइल लेबनान में करना चाहते हैं ताकि वहां की जनता का एक हिस्सा हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब इसके क्या असरात होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तुरंत में कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि लेबनान में कोई सिविल वार जैसी चीज शुरू होगी। हालांकि यह वेस्ट का, अमेरिका का और इजराइल का मिला जुला सपना है कि ऐसा कुछ हो जाए तो हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिखाई देता। फिलहाल जो दिखाई देता है वो दो चीजें बहुत साफ दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह कि इजराइल समझ नहीं पा रहा है कि ईरान पर कैसे हमला करे। वो इस कंफ्यूजन में है कि बड़ा हमला करे कि छोटा हमला करे, और ऐसा लग रहा है अमेरिका चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बहुत एस्केलेट ना हो, और वो चाहता है कोई छोटा हमला करे। जबकि नेतन्याहू हमेशा चाहेगा कि ऐसा वार हो, ऐसा हमला हो कि सारा मामला फुल फ्लेज वार तक जा सके। अब ऐसे में इजराइल कौन सा हमला करता है ये देखने वाली बात होगी। ये तो हो गई पहली बात। और छोटा या बड़ा जैसा भी हमला होता है वैसा ही रिस्पांस होगा ईरान का, और जो उसके साथ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। कल हूथी ने बयान जारी करके कहा कि अमेरिका और यूरोप को और इजराइल को वो हालात देखने पड़ेंगे जो वियतनाम में उन्होंने देखे थे। आप जानते हैं वियतनाम छोटा सा मुल्क है, लेकिन अमेरिका उसमें ऐसा फंसा था कि बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी, बड़ी मुश्किल से भागा था। वो बड़ी हार हुई थी अमेरिका की। उसी की तरफ हूथी इशारा कर रहा है कि यमन छोटा सा देश है, लेकिन अगर आप टकराओगे तो आपकी वियतनाम वाली स्थिति होगी। उधर लेबनान में बहुत क्लियर हो गया है कि जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह कहीं से कमजोर नहीं है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी कमांड डेवलप हो चुकी है, और रोज सैकड़ों मिसाइल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं इजराइल की तरफ, जिनसे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। गजा में भी जो इनको लगा था कि बस आसानी से हम उसको जीत लेंगे, वहां भी लगातार लड़ाइयां चल रही हैं। वहां से भी इजरायली सैनिकों के मारे जाने का लगातार समाचार मिल रहा है। बस इतना है कि सिविलियन जो जगह हैं, सिविलियन जो इलाके हैं, वहां पर इजराइल जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सीधी जंग में वो गजा में भी जीत नहीं दावा कर सकता है और हिजबुल्लाह के साथ। ऐसे में अगर ईरान के साथ फ्रंट खुल जाएगा तो इजराइल कब तक मुकाबला कर पाएगा, कितना मुकाबला कर पाएगा, और अमेरिका किस हद तक उसकी मदद करेगा। उस समय अरब जो ममालिक हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यही सारा सवाल दुनिया के सामने है। अब जैसे जैसे जो होगा मैं अपडेट करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।